भी अगर ऐसी स्तन में गठान मिलती है तो हम लोग उन्हीं के डोर स्टेप पे एक छोटी सी सुई से उनकी जांच कर लेते हैं। गठान में वो सुई डालते हैं और उससे सेल्स एस्पिरेट करते हैं और उन सेल्स को स्टडी करने के बाद हम बता पाते हैं कि इसमें कैंसर है या ये सारी दर्द भी नहीं होता होगा? बिल्कुल भी नहीं। और आदमी उसी समय काम करने लगता है, मतलब इसमें कोई आराम की जरूरत नहीं है, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में। हम लोग उनके घर जाके करके उनको रिजल्ट बताते हैं कि अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप निश्चिंत रहिए, आपको कैंसर नहीं है। तो अगर इतना भी उनको पता पड़ जाता है तो उनके लिए मेरे ख्याल से जो कि बहुत बड़ी बात है। कोई बड़ी सी जांच नहीं है, कोई भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं है, कोई टाका नहीं लगेगा, कोई चीरा नहीं लगेगा, बस एक छोटी सी सुई लगेगी और उससे ये पता चल जाएगा कि कैंसर है या नहीं है, जो कि कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो मैं ये सभी से कहना चाहूँगी, आपके कॉन्टैक्ट में जो भी आए, शरीर में अगर कोई दर्द रहित गठान है तो वो ज़्यादा डेंजरस है, उसकी जल्दी से जल्दी जांच कराएं। उसमें हो सकता है कि कैंसर की संभावना शुरू हो रही है। जी मैम, गठान के और क्या क्या कारण हो सकते हैं कैंसर के अलावा? जी गठान सिंपल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है और इसके अलावा टीबी जो आजकल काफ़ी कॉमन है ना, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी भोपाल में तो बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण भी गले में बहुत सारी गठानें हो जाती हैं, शरीर में कहीं भी हाथ पैरों में गठानें हो जाती हैं। तो जब भी, और टीबी की गठान भी दर्द रहित होती है। अगर दर्द है गठान में तो जनरली वो इन्फेक्शन के कारण होती है, तो वो सादा इन्फेक्शन होता है, वो ठीक हो जाता है एंटीबायोटिक वगैरह से। लेकिन अगर दर्द रहित गठानें हैं तो वो या तो टीबी की हो सकती हैं या फिर कैंसर की हो सकती हैं। तो इसलिए फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कराना, सूक्ष्म सुई जांच कराना ऐसे केसेस में अनिवार्य हो जाता है। जी, यदि ये जांच नहीं कराते, क्योंकि कई लोग हैं डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं या फिर इन चीज़ों के बारे में बात करने से शर्माते हैं, यदि वो अपना इलाज नहीं कराते हैं, घर पर बैठे रहते हैं, कोई दवाई नहीं लेते, तो फिर इसका अंत रिजल्ट क्या होता है? जी, मैंने कहा कि कैंसर टोटली क्यूरेबल है अगर आप इसे टाइम रहते, समय रहते अगर आप इसका इलाज कराते हैं, समय रहते जांच कराते हैं। जांच कराएंगे तभी आपको पता पड़ेगा कैंसर है। और अगर समय रहते जांच हो जाएगी तो हम उसको अर्ली डायग्नोसिस, जिसको कहते हैं कि शुरुआती लक्षण जैसे ही हो, उसमें हमको पता पड़ जाता है। तो जब शुरुआत में ये पता पड़ जाता है कि मरीज को कैंसर है, तो ये पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। आजकल बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मोडिलिटीज़ हैं, सर्जरी है, छोटी सी गठान होती है उसको काट के निकाल सकते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, तो बहुत अच्छे मॉडलिटीज़ हैं, टारगेटेड थेरेपी आजकल आ गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज नहीं होता, लेकिन बात वही है, अगर कैंसर की गठान में दर्द होना शुरू हो गया तो वो फिर नॉन क्यूरेबल हो जाती है, मतलब उसमें फिर चांसेस बचने के। मतलब यदि कोई ऐसी गठान है जिसमें शुरुआत में दर्द नहीं हो रहा, कई महीने आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और अचानक से उसमें दर्द शुरू हो गया, मतलब कि ये परिस्थिति बिगड़ गई है। बस शर्त यह है कि सही वक्त पर आके चिकित्सक को दिखाना है। मैडम, इस वक्त जो इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इन लक्षणों के बारे में जरूर जानना चाहेंगे जिससे कैंसर होता है, ताकि कैंसर की शुरुआती क्षणों में हम उसे पकड़ सकें। तो ऐसे लक्षणों के बारे में जरूर बताएं। कैंसर के कुछ 8-10 लक्षण हैं जो अगर आप ध्यान देते हैं तो बहुत जल्दी कैंसर पकड़ में आ जाता है। बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों में कई बार फीवर होता है, बुखार आता है, सामान्य बुखार है, कई बार क्रोसिन दे देते हैं घर में, आजकल यहाँ तो ऐसे ही रहता है कि क्रोसिन दे दी, कुछ दे दिया। लेकिन अगर वो बुखार बार बार आ रहा है, हर 3 दिन में, हर 4 दिन में, हर 5 दिन में, हर 7 दिन में, अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है, तो आपकी घंटी जलनी चाहिए। हो सकता है इसको कुछ ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हो, कोई और बीमारी हो। तो अगर रिपीटेड बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, तो ऐसे समय आपको उसको डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर जांच करवा लेनी चाहिए। कितनी उम्र तक के बच्चों में? बच्चे 12 साल तक कभी भी इसमें जो भी पीडियाट्रिक केसेस रहते हैं, तो अगर किसी को भी, इवन बड़े लोगों में भी अगर बार बार बुखार आ रहा है तो वो भी एक कारण है। और दूसरा वेट लॉस, ये बहुत कई बार हम सोचते हैं डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका वेट सडन ड्रॉप हुआ, मतलब ऐसा लगता है कि हफ्ते भर में या 10 दिन में या 1 महीने में 3-4 किलो एकदम ड्रॉप हो गया अचानक से, तो आप कितनी भी डाइटिंग कर ले, 1 महीने में इतना वजन जनरली कम नहीं होता है। तो अगर आपका ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप एक तरफ से खुश हो रहे हैं कि नहीं हमारा वजन तो बहुत अच्छा हो रहा है, हम पतले होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो रहे हैं या एकदम ड्रास्टिकली आपका वजन ऐसा लग रहा है कि कम हो गया है, तो वो भी एक कैंसर की निशानी है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए उसमें। और मैंने बताया कि इसके अलावा दर्द रहित गठान अगर शरीर में कहीं भी है
तो उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा कई बार कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की शिकायत होती है ना, तो कब्जियत अगर हो रही है, एक बार कब्जियत हो रही है, फिर बीच में डायरिया हो जाता है, फिर कब्जियत होती है, फिर अगर इस तरीके से इरेगुलर हो रहा है, डायरिया कब्जियत डायरिया, इस तरीके से अगर आपका बाउल जो सिस्टम है वो खराब हो रहा है, तो उस समय भी आपको इमीडिएटली जांच करानी चाहिए। हो सकता है आपको आंत का कोई कैंसर हो। इसमें कौन सी जांचें करानी चाहिए ऐसी परिस्थिति में? इसमें एक तो स्टूल ब्लड टेस्ट होता है, सोनोग्राफी होती है, कोलोनोस्कोपी होती है जी। है ना। मैडम ऐसी कोई बीमारियां हैं जिनके लोगों को कैंसर की संभावना ज्यादा रहती है? कोई डायबिटीज, जिनके शुगर की समस्या है? नहीं, ऐसा कुछ डायरेक्ट, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, लेकिन ऐसा आपने हेपेटाइटिस के बारे में बताया था, वो एक चीज है जो आगे डेवलप हो सकती है। इसी तरीके से कोलोनिक कैंसर में कई बार पॉलिप्स होते हैं जी। तो अगर मल्टीपल पॉलिपोसिस सिंड्रोम है, उसमें भी कोलोनिक कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी। इस कैंसर का इलाज कितने महीनों तक चल सकता है? अलग अलग बीमारी पर डिपेंड करता है, कैसे रहता है? देखिए, इसमें टॉप टू बॉटम, मतलब ब्रेन से लेके पैर तक, स्किन तक, कहीं का भी कैंसर हो सकता है, और हर कैंसर की सीवियरिटी अलग अलग होती है, हर कैंसर का इलाज अलग अलग तरीकों से होता है, तो आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि लेकिन फिर भी कैंसर का इलाज अमूमन लंबा ही चलता है, लंबे समय तक चलता है, उसमें खर्चा भी शायद ज्यादा ही आता होगा। जी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम कैंसर की स्टेज तक पहुंचे ही क्यों, हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे बेसिक परिवर्तन करें। आजकल आपने देखा होगा मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो मोबाइल इज फॉर अर्जेंसी। कोई अगर आपको अर्जेंट काम हो, आप मोबाइल पे करिए, और बाकी आप लैंडलाइन यूज करिए। लेकिन हम मोबाइल पे आधा घंटा बात करते हैं, तो जो मोबाइल के रेडिएशन है वो भी आपके लिए घातक है। तो मोबाइल जिस चीज के लिए बनी हुई है, उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जी। आजकल जैसे काम इतना बढ़ गया है, वातावरण भी ऐसा है, स्ट्रेस बहुत लोगों के अंदर हो गया है, क्या स्ट्रेस की वजह से भी सेहत पर असर पड़ता है? बिल्कुल, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए जो भी आपकी हॉबीज हैं जी, वो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। आपको हमेशा अपने शरीर के लिए, तो आप शरीर को देखिए, महीने में आपका एक दिन होना चाहिए जिसमें आप अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखेंगे, हर जगह हाथ लगा के देखेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसके अलावा आपकी हॉबीज आपको जिंदा रखती हैं। आपको गाने का शौक है, आपको डांस का शौक है, आपको लिखने का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, तो ये जब हम काम करते हैं तो आपका जो हार्मोन लेवल है, अच्छे हार्मोन्स जो बॉडी में रहते हैं, जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स रहते हैं बॉडी में, वो निकलते हैं। और जब आप खुश रहते हैं मन से, तो अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, और वो आपको कैंसर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। जी। मैडम, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, इस मंच से आप हमारे सभी दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदलें। एक्सरसाइज, मैंने बोला कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपको आधा घंटा दिन में अपने लिए निकालना है, 10 मिनट आपको अपने शरीर को देखना है, और इसके अलावा आपकी जो हॉबीज़ हैं वो आपको बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर लेंगे तो, और मैंने बताया जैसे खान पान में आपको मल्टी कलर फ्रूट, फल, सब्जियां, सलाद जो मल्टी कलर की होती है, अलग अलग रंगों की होती है, वो आपको अपने भोजन में शामिल करना है। अगर छोटी सी ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप कैंसर जैसी बीमारी को बिल्कुल भगा सकते हैं। जी, धन्यवाद मैडम, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार से दिया। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आशा करते हैं आज के